देखिए, हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का 13वां सम्मेलन हुआ। इस बैठक में इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता है, यानी कि दूसरे देशों ने भारत की तरफ से दी जा रही सब्सिडी पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस बार कहा सुनी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई साहब। फिर क्या था, बहती गंगा में थाईलैंड ने भी हाथ धो लिए और भारत पर सीरियस एलिगेशंस लगा बैठा। दरअसल बैठक में फार्मिंग पर चर्चा चल रही थी। तभी थाईलैंड ने आरोप लगाया कि भारत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और उसे एक्सपोर्ट कर देता है। ये वर्ल्ड ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट है। इसके बाद भारत ने गुस्से में उन बैठकों का बायकॉट कर दिया जिनमें थाईलैंड इंक्लूड था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते 360 डिग्री टर्न हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि थाईलैंड ने भारत पर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कितने सही हैं? इनका दोनों देशों के रिलेशंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? पहले इनके रिश्ते कैसे थे? और सबसे बड़ा सवाल, दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इंडिया थाईलैंड दूर दूर तक एक दूसरे के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते। सीधे सीधे कहें तो ये दोनों पड़ोसी नहीं हैं। थाईलैंड भारत से उतना ही दूर है जितना कि दुबई। बावजूद इसके थाईलैंड और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों देशों की मैरीटाइम बाउंड्रीज अंडमान सी में लाया करती हैं। इसी का रिजल्ट है कि भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2021 से 22 में करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। एशियन रीजन में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड ही भारत का 5वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। वैसे तो हमेशा से ही इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसीज ने दोनों देशों को और ज्यादा करीब ला दिया। इनके रिलेशंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों देश एशियन ईस्ट एशिया समिट, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जैसे कई मल्टीलेटरल फोरम्स का हिस्सा रह चुके हैं। और इस साल दोनों देश आपसी रिलेशंस की 77th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बवाल हो गया है और दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन क्यों? अब इसे समझने के लिए पहले आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल जनता के लिए फूड स्टोरेज पर लिमिट सेट है। कई बार इसे लेकर परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई है, लेकिन US, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हर बार इसमें अपनी टांग अड़ा देती हैं। भारत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर देश में टोटल राइस प्रोडक्शन का करीब 40% हिस्सा खरीदता है, ताकि फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बाकी का प्रोडक्शन मार्केट वैल्यू पर बिकता है। भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के लिए MSP पर खरीदारी करता है। इसके लिए भारत को पब्लिक स्टॉक लिमिट में छूट दी गई है, यानी भारत सरकार जनता में बांटने के लिए जो चावल खरीदती है उस पर स्टोरेज को लेकर कोई लिमिट लागू नहीं है। वहीं हाल ही में चावल के एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2022 में 22.3 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2023 में 16.5 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ। 2023 में ये नंबर इसलिए कम हुआ क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ऐसे में विकसित देश आरोप ये लगा रहे हैं कि भारत सरकार किसानों से सब्सिडी पर चावल खरीदकर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो बता दें कि WTO ने सब्सिडी को लेकर एक लिमिट डिसाइड कर रखी है, क्योंकि WTO मानता है कि किसानों या फिर लोकल प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देना गलत है। इससे इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ता है। इसलिए WTO ने सब्सिडी को 3 हिस्सों में बांट रखा है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश अपने कुल प्रोडक्शन का 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये लिमिट 10% और डेवलप्ड के लिए 5% है। इस लिमिट को कुछ इस तरह बनाया गया है जिससे अमीर देशों को फायदा पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों को प्रति किसान $300 की सब्सिडी मिलती है, जबकि अमेरिका में यह सब्सिडी प्रति किसान $40,000 है। भारत की खाद्य जरूरतें भी अलग हैं और इनको पूरा करने के लिए वो लिमिट को पार कर जाता है। अब इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2020 से 21 में भारत में चावल की पैदावार 45.56 अरब डॉलर की रही थी, जबकि सरकार ने 6.9 अरब डॉलर की सब्सिडी दे दी थी। इस हिसाब से कुल प्रोडक्शन पर भारत ने 15.14% की सब्सिडी दी थी। ये 10% लिमिट से ज्यादा थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब भारत पर इस तरह के इल्जाम लगे हों। इससे पहले भी थाईलैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क भारत पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार इस मुद्दे को लेकर भारत और थाईलैंड के बीच डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गए हैं। खैर, ये तो थी थाईलैंड की भारत से नाराजगी की बात, लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है, थोड़ा गौर इस पर भी कर लेते हैं।
तो बता दें कि भारत सरकार के अकॉर्डिंग देश में चावल का जितना प्रोडक्शन होता है उसका 40% ही फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी पर दिया जाता है। बाकी का चावल जिन्हें सरकारी एजेंसियां नहीं खरीदती हैं उसे ही एक्सपोर्ट किया जाता है। 2023 में एक्सपोर्ट करीब 6 मिलियन टन तक कम हो गया था। रीजन जैसा कि हम बता चुके हैं, भारत ने डोमेस्टिक मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। 2022 में जब डोमेस्टिक मार्केट में चावल के दाम बढ़ रहे थे तब भारत ने धीरे धीरे पाबंदी लगानी शुरू की। पहले टूटे हुए चावल पर रोक लगाई, फिर सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर, वहीं चावल की कुछ किस्मों पर एक्सपोर्ट टैक्स तक लगा दिया गया। इसके गैर बासमती चावल पर भी इंक्लूड थे ताकि घरेलू बाजार में कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। सरकार ने अपने स्टोर से भी कम कीमत पर चावल की बिक्री की। जब भारत ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे तब थाईलैंड ने इसे एक चांस की तरह लिया। थाईलैंड सरकार के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि थाईलैंड इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों में भारत का चावल का एक्सपोर्ट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा थी। उस समय भारत ने 55.4 मिलियन टन चावल 140 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किया था और पिछले साल चावल की कुछ किस्मों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बावजूद भारत चावल निर्यात में टॉप पर रहा है। बैन के बावजूद चावल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 27% थी। अब थाईलैंड चावल एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर है। ऐसे में वो भारत को एक कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा है। उसे लगता है कि भारत उसकी मार्केट पर कब्जा कर लेगा। यही वजह है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की बैठक हो रही थी तब थाईलैंड को लगा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। थाईलैंड ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। भारत के चावल एक्सपोर्ट पर पार्शियल बैन से वेस्टर्न कंट्रीज भी नाखुश हैं, इसलिए वो भी थाईलैंड के सपोर्ट में खड़े दिखे। इस दौरान दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत सब्सिडी पर खरीदे गए चावल को एक्सपोर्ट मार्केट में बेचकर ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट कर रहा है। हालांकि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक सीमा के रूल्स कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि इनसे अमीर देशों को ही फायदा होता है। इन रूल्स की वजह से ही भारत सब्सिडी पर 10% तक प्रोडक्शन खरीदने की लिमिट को पार कर जाता है। हालांकि ये रूल्स स्ट्रिक्टली से लागू नहीं है और भारत को इसमें छूट मिल जाती है। WTO में भारत, अमेरिका, थाईलैंड समेत 164 मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड में होने वाले 98% ट्रेड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने दशकों पहले सब्सिडी को लेकर जो रूल बनाए थे, ये देश अब उन रूल्स के अगेंस्ट है। इन्होंने WTO के रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया है जब तक कि नए नियम नहीं बनाए जाते हैं। 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक इन रूल्स में कोई सुधार नहीं हुआ। भारत को लगता है कि ये गरीब राष्ट्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। इसका असर भारत और थाईलैंड के रिश्तों पर भी पड़ रहा है, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल थाईलैंड ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर की है जब WTO की 13th मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक चल रही थी और भारत ने इस दौरान फूड स्टॉक होल्डिंग यानी फूड स्टोरेज की लिमिट को लेकर परमानेंट सॉल्यूशन देने की मांग की। WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग का मतलब है स्टेट के ओनरशिप वाले एंटरप्राइजेस और अदर पब्लिक एजेंसीज के जरिए सरकारों द्वारा फूड स्टोर्स की प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। खैर, तभी थाईलैंड ने भारत पर एलिगेशन मर दिया और इन आरोपों ने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और एग्रीकल्चर सब्सिडी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को फिर से टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। कोविड महामारी के बाद से फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू बना हुआ है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। तो ऐसे में भारत को लेकर की गई थाईलैंड की टिप्पणी से ब्रॉड बिजनेस इंटरेस्ट पर भी असर हो सकता है। भारत और थाईलैंड दोनों ही साउथ एशियन कंट्री हैं और दोनों का वाटर बॉर्डर अंडमान सी में लगता है। दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस भी हैं। दोनों देशों के बीच अच्छे कारोबारी रिश्ते भी हैं। ऑब्जर्वर ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के डेटा के मुताबिक भारत और थाईलैंड के बीच साल 2021 में 14.41 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। भारत ने थाईलैंड को 5.91 अरब डॉलर, जबकि थाईलैंड ने भारत को 8.5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया। भारत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डायमंड है दोस्तों, जबकि थाईलैंड सबसे ज्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट भारत के लिए करता है। नवंबर 2023 में भारत ने थाईलैंड को 33.5 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जबकि थाईलैंड ने भारत को 80.6 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट। नवंबर 2022 की तुलना में भारत का एक्सपोर्ट 10.7% कम रहा, जबकि थाईलैंड का एक्सपोर्ट 13.3% कम रहा। इसके अलावा थाईलैंड ने बैठक के दौरान जो टॉपिक उठाया है
इससे एग्रीकल्चर और ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर बहस भी शुरू हो चुकी है। अबू धाबी में हुई इस बैठक में भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि भारत का रुख इस मुद्दे पर क्लियर है। दुनिया को ये देखने की जरूरत है कि कौन इस मुद्दे के सॉल्यूशन को रोक रहा है और WTO का काम सही से क्यों नहीं हो रहा है। भारत इस मामले पर अग्रीमेंट बनाना चाहता है, लेकिन कुछ देश इस अग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। पीयूष गोयल के अकॉर्डिंग भारत चाहता है कि WTO में जो भी फैसला हो उसमें भारत के किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए। हालांकि WTO में US रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई का कहना है कि इस तरह के विवादों के बीच सॉल्यूशन निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी माना है कि अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश इसे एग्रीकल्चर में वास्ट इंप्रूवमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करना और इंपोर्ट टैक्स कम करना शामिल है। हाल के महीनों में कई यूरोपीय देशों में किसानों ने प्रदर्शन किए। डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से फिलहाल वेस्टर्न कंट्री, खासकर यूरोपीय यूनियन, सब्सिडी या इंपोर्ट टैक्स कम करने पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पब्लिक स्टोरेज के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। 2022 में हुई WTO की बैठक में सदस्य देशों ने 2024 तक इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एस्टैब्लिश करने के लिए कमिटमेंट जाहिर की थी। अब ऐसा लग रहा है भाई कि रिजल्ट तक पहुंचने के बजाय इस मिनिस्ट्रियल लेवल बैठक में भी महज कमिटमेंट ही हासिल की जा सकती है। खैर, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। दोनों देशों के मनमुटाव कहां तक जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। वैसे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।